गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसी कक्षा 12वीं के फाइनल एग्जाम के लिए रखा गया है। टॉपिक है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो अब कहानी और नाटक दोनों में क्या अंतर है, यानी इसमें क्या समानता है क्या असमानता है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी आप बच्चों बचपन में जो है आपके कभी नानी दादी मम्मी पापा कहानी तो आपको सुनाते ही होंगे। इवन अब भी जो है बड़े भी बच्चे हो जाते हैं, कुछ जैसे किताबें पढ़ते हैं, किताबों में भी कुछ कहानियाँ भी होती हैं, तो हम कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, आपने अब जो है 10th क्लास में एक लेसन पढ़ा होगा तंतारा वामीरो कथा। तो कहानी जो है क्योंकि उसका रूप छोटा होता है तो इसलिए उसे कथा भी कहा जाता है। तो आपने पढ़ा ना तंतारा वामीरो कथा, तो वो एक कहानी है। कहानी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें जो है मतलब इतनी रोचक लगने लगती है कि जब तक हम उसे पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक हम उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि कहानी अब क्या बताया जाता है कि जैसे जो संबंध मकान और नक्शे का होता है, यानी कोई भी मकान बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नक्शा बनवाते हैं। नक्शा बनवाना समझते हो, चाहे हमें वो लाइनें खींच के दे दी जाती है, यहाँ पर आपका रूम बनेगा, ये बेडरूम बनेगा, ये ड्राइंग रूम बनेगा, ये किचन बनेगा, तो हम उसी हिसाब से उस मकान को तैयार करवाते हैं। तो उसी तरह से वही संबंध कथानक और कहानी का है। ये जो कहानी लिख रहा है पहले वो क्या करता है, उसकी कथा पूरी को तैयार करता है, लिखता है, फिर उसको कहानी का रूप देता है। कहानीकार भी अपनी रचना से पहले क्या करता है, वो भी कथानक को आधार बना लेता है और फिर कहानी की रचना करता है। और आ जाता है कि कहानी को हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी बड़ा महत्व है कहानी का। अब आप देखो होगे कई बार क्या होते हैं, कुछ व्रत वगैरह करते हैं तो उसमें भी कथा सुन के फिर पानी वानी दिया जाता है, जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया या कोई और व्रत होते हैं तो उसमें कहानी सुनते हैं, फिर उसके बाद जो है कथा सुनते हैं, कहानी सुनते ही बोलते हैं, उसके बाद उस व्रत को खोला जाता है। तो इसलिए कहानियों का यानी कथाओं का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं, जो सफलता और असफलता है, वह भी तो एक तरह की एक कहानी ही है। कहानी जो साहित्य की एक विद्या है जिसमें गद्य का उपयोग किया जाता है। साहित्य विद्या में दो भाग हैं, पहला है गद्य भाग, दूसरा है पद्य भाग। इसमें कहानी कथा निबंध अनुच्छेद वगैरह आ जाते हैं गद्य भाग में, और पद्य भाग में जो कविताएं होती हैं वो आ जाती है। कविता दोहे पद्य, हम बोलते हैं ना गद्यांश और पद्यांश, तो ये गद्य भाग और पद्य भाग इसके दो भाग हैं। ठीक है, क्योंकि कहानी को कथा भी कहा जाता है, आकार में छोटा होने के कारण ही ये साहित्य में इस साहित्य की विद्या में से कहानी कहा जाता है। अब फिर आ जाता है कि कहानी में संवाद का जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो बच्चों, संवाद क्या होता है? संवाद होता है आपसी बातचीत। आपसी बातचीत, यदि हम बोल करके आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक संवाद कहलाता है, और जब हम लिख करके आपस में संवाद करते हैं तो वो लिखित संवाद कहलाता है। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि 9th और 10th में आपके सिलेबस में संवाद लेखन, तो ये एक टॉपिक था, संवाद लेखन। तो उसमें आपने कोई भी जो संवाद आता है उसमें जरूरी नहीं होता कि पात्र सजीव हो, कई बार निर्जीव पात्र होते हैं तो उन पर भी संवाद लिखना होता है, और तब हम क्या करते हैं, अपने मन से सोच विचार करके उस संवाद को हम लिखते हैं। तो इस तरह से जो कहानी है उसमें संवाद का महत्वपूर्ण भाग है। संवाद कहानी के पात्र के चरित्र को विकसित करते हैं तथा कहानी को गति प्रदान करते हैं। कहानी में जो पात्र है उसका क्या चरित्र है, यानी वो क्या काम कर रहा है उसमें, तो उसको जो है ये
संवाद ही विकसित करते हैं और यही कहानी को गति भी प्रदान करते हैं। कहानी जो लेखक है, कहानी लिखने वाला जो होता है, उसका हमेशा ये प्रयास रहता है कि कहानी के जो संवाद है वह स्वाभाविक हो तथा पाठकों के लिए दिलचस्प हो। यानी उसमें जो है भाषा भी कठिन नहीं होनी चाहिए, यानी पाठकों को पढ़ते समय, पाठक होता है पढ़ने वाला, जो उस कहानी को पढ़ रहे हैं वो उनमें रुचि पैदा हो, वो दिलचस्पी से पढ़े। संवाद लिखते समय लेखक नहीं, पात्र संवाद बोलता है। लिख दिया संवाद, लिखने वाला तो कोई और होता है, लेखक और होता है, और बोलने वाला यानी जो उसमें पात्र हैं, जो उनका चरित्र के अनुसार जो है संवाद लिखे जाते हैं, तो पात्र उन संवादों को बोलते हैं। अब आपने रामलीला भी देखी होगी, तो रामलीला में कभी राम बना दिए, लक्ष्मण बना दिए, सीता बनाया, भरत, लक्ष्मण, जो भी पात्र हैं वो अपने अपने संवाद बोलते हैं, तो उन्हें जो है वो संवाद याद करवाए जाते हैं। पाठक लेखक को नहीं, पात्र के चरित्र को जोड़ता है। जो पाठक होता है वो ये नहीं देखता कि लेखक कौन है, इस कहानी को लिखने वाला कौन है, वो किससे जुड़ता है, उसमें जो पात्र होते हैं उनसे जुड़ता है। अब हमने कथा पढ़ी 10th में, तंतारा वामीरों कथा पढ़ी आपने 10th क्लास में, तो तंतारा वामीरों की जो कथा थी उसको जो है उसमें तंतारा और वामीरों जो दोनों पात्र हैं उनके क्या काम है, हमने मेन वही पढ़ा और उसी से हमें जो है कहानी दिलचस्प लगी। ठीक है, अब ये संवाद के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि कौन बोल रहा है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी हमें संवादों से ही पता चल जाता है। उसका व्यवसाय या कार्य क्या है, जो घटना कहानीकार घटित होते हुए नहीं दिखा सकता वो संवादों के माध्यम से सामने लाने में समर्थ होता है। अब जो घटना घटित हुई है उसने तो लिख दी, अब लिखने में हमने पढ़ने के बाद यदि हम सोचे भी ये घटना वहाँ घटित हुई है, जो पढ़ के हमें पता चल रहा है उससे हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती। जब हम सामने प्रत्यक्ष रूप में उसे होता हुआ देखते हैं, अब कोई भी नाटक है, यदि हमने पढ़ लिया लेकिन हमें स्टेज पे दिखाया जाता है, पात्र उसमें अभिनय करते हैं, तो हमें जानकारी ज़्यादा मिलती है और हम लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं, हम भूल नहीं सकते। इस प्रकार से क्या होता है, कहानी में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है मतलब कहानी जो है वो मौखिक रूप में भी होती है और लिखित रूप में भी होती है। अब लिखने के बाद कहानी पढ़ना और हमें जो है वहाँ देखना, तो वो ज़्यादा जल्दी हम समझ पाते हैं। अब प्राचीन काल से तो कहानी का मौखिक रूप जो है वही लोकप्रिय रहा था, क्योंकि उस समय इतने अभिनय वगैरह नहीं करते थे लोग, जो है स्टेज पे प्रोग्राम वगैरह नहीं करते थे, तब लिखित रूप में जो कहानी मिलती थी, यानी मौखिक रूप में, लिखित में भी नहीं बल्कि मौखिक रूप में जो कहानियाँ सुनाई जाती थी उससे जो है वो लोग उसे समझ लेते थे। तो ज़्यादा जो है प्राचीन काल में कहानी का जो मौखिक रूप था वही लोकप्रिय रहा था, क्योंकि इसमें बड़ा मतलब इससे ज़्यादा कोई वहाँ पर उनके पास कोई सुविधा नहीं होती थी कि वो उसको और किसी माध्यम से प्रकट कर सके। धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांतों एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी के मौखिक रूप का ही सहारा लिया था। तो जो धर्म प्रचारक थे वो अपने धर्म का प्रचार जब करते थे तो वो भी कहानी के माध्यम से, यानी मौखिक रूप से वहाँ जाकर के कहानियाँ से सुनाई जाती थी, तो उनका ही उन्होंने भी सहारा लिया था। धीरे धीरे कहानी सुनने सुनाने की कला का विकास होता गया। अब जो है कहानी में रोचकता, प्रभाव तथा वक्ता एवं श्रोता या पाठक के बीच संबंध बनाए रखने के लिए कहानी में बहुत सारे और तत्व होते हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे कथा वस्तु अथवा कथानक। मतलब कथा वस्तु क्या है, लिख क्या रहे हैं, उनका आपस में क्या मेल है। भाव अथवा चरित्र चित्रण। अब जो चरित्र चित्रण यानी जिसका चरित्र, जिस पर वो कहानी लिखी गई है, उसके भावों को कैसे दिखाते हैं। अब आप देखते हो टीवी में कोई भी नाटक वगैरह देख रहे हो ना, सीरियल देख रहे हो,
तो उसमें भाव देखो, कभी तो एकदम से हंसना शुरू कर देते हैं, कभी स्माइल पास करते हैं, तो दुख का भाव दिखाने के लिए वो कितने दुखी, उनका फेस कैसे दुखी हो जाता है, और खुशी के भाव दिखाने के लिए कैसे वो खुश दिखाते हैं हो जाते हैं। तो उस तरह से भाव जो है ये प्रकट करने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन वो जो है कर लेते थे। तो कहानी में ये होना जरूरी है। फिर आ जाता है इसकी भाषा शैली। भाषा शैली जो है वो बड़ी ही सहज सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ताकि लोग हर बात को अच्छी तरह से समझ सकें। कुछ ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग कर दिया जाए जो समझ में नहीं आएगा, तो वो कहानी को पढ़ेगा क्या, सुनेगा क्या और दिखेगा क्या, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होगा। फिर किसी भी कहानी के कथानक को उसके पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा ही जो है अंगीकार बनाया जाता है। कोई भी कहानी है तो उसमें जो पात्र काम कर रहे हैं उनका चरित्र, वैसे पात्रों के आधार पर उनका जो चरित्र दिखाया जाता है, कहानी किस पर लिखी गई है, जिस पे कहानी लिखी गई है उसी पात्रों के आधार पर जो है उनको, जो उसमें जो भाग लेने वाले हैं, जो पात्र हैं, उनको उसी कहानी का जो चरित्र है, अब जैसे तंतारा अमीर, तंतारा का जो चरित्र था वो उसमें तंतारा जो पात्र अभिनय करेगा उस चरित्र को निभाएगा, है ना, उसका चरित्र चित्रण किया जाएगा। और जो वामीरू का चरित्र है उसमें जो पात्र अभिनय करेगा उसके चरित्र को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों अभी हमने पढ़ा कि कहानी क्या है। तो आज का जो विषय था कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, इसमें कहानी के बारे में आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे का जो भाग है कहानी और नाटक का जो रूपांतरण, इसकी समानता असमानताएं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।